नमस्कार, बोधलोक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम यानी पादप जगत पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम्स, नीट, एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हम आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारे पास जो बेहतरीन अध्ययन सामग्री हैं, जिसमें कक्षा 11 के नोट्स हैं, एनसीईआरटी समाधान है और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी, उन सब का उपयोग करके हम पादप जगत के हर एक बिंदु को डिकोड करेंगे। हमारा प्रयास है कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये विषय इतना सरल हो जाए कि उन्हें कुछ भी रटना ना पड़े। और ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब रटने की प्रवृत्ति से बाहर आना बहुत जरूरी है। इस विस्तृत चर्चा को सुन रहे सभी विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि प्लांट किंगडम सिर्फ कठिन वैज्ञानिक नामों की कोई सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में पृथ्वी पर जीवन की, संघर्ष की और विकास की एक बहुत ही शानदार कहानी है। एक महाकाव्य जैसी कहानी। एकदम सही कहा। सोचिए, एक समय था जब जीवन केवल पानी के अंदर सीमित था। फिर उन सरल जलीय पौधों ने कैसे धीरे धीरे जमीन पर कदम रखा, खुद को गुरुत्वाकर्षण से बचाया और सूखे से भी। सूखे से बचाया। और कैसे वे आज के इतने विशाल और जटिल फूल वाले पौधों में बदल गए। यही इस अध्याय की असली कहानी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस विकास की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञानियों ने इतने सारे पौधों को समझा और उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा कैसे। वर्गीकरण की शुरुआत की बात कर रहे हैं आप? मैंने नोट्स में देखा कि शुरुआत में जो वर्गीकरण प्रणाली थी वो बहुत ही सतही थी। बिल्कुल। विज्ञानी सिर्फ ये देखते थे कि पौधे का बाहरी आकार कैसा है, उसका रंग क्या है, पत्तों की संख्या कितनी है। इसे शायद ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे आधारित प्रणाली कहते थे, है ना? एकदम सटीक। वो विज्ञान का सबसे शुरुआती दौर था। सुनने वाले छात्र इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम इंसानों को सिर्फ उनके कपड़ों के रंग या उनकी लंबाई के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते। वो तरीका काम तो करता था, लेकिन बहुत वैज्ञानिक नहीं था। क्योंकि पर्यावरण के प्रभाव से बाहरी आकार तो कभी भी बदल सकता है। इसीलिए जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, बेंथम और हुकर नाम के वैज्ञानिकों ने पुष्पीय पौधों के लिए एक बहुत ही शानदार नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। बेंथम और हुकर ने पौधे की आंतरिक संरचना पर ध्यान दिया, यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी, भ्रूण विज्ञान और यहाँ तक कि फाइटोकेमिस्ट्री पर भी। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब पौधे के अंदर कौन से रसायन हैं? एकदम सही। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी किताब को सिर्फ उसके कवर से ना जज करके उसके अंदर की पूरी कहानी को पढ़ना। ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। और आज के डिजिटल युग में तो हम इससे भी कई कदम आगे निकल चुके हैं। हमारी अध्ययन सामग्री में कुछ आधुनिक तरीकों का भी जिक्र है, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो सीधे डेटा से जुड़ी है। बिल्कुल। ये डेटा साइंस जैसा लगता है, जहां पौधे के हर एक लक्षण को एक विशेष नंबर या कोड दे दिया जाता है और फिर कंप्यूटर से लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण होता है। इसके अलावा साइटोटैक्सोनॉमी भी है, जो क्रोमोसोम पर आधारित होती है। और रसायनों पर आधारित कीमोटैक्सोनॉमी भी। ये सारी प्रणालियां वर्गीकरण को एकदम सटीक बना देती हैं। अब जब हमने वर्गीकरण समझ लिया है, तो विकास की समय रेखा में सबसे पीछे चलते हैं, पादप जगत के सबसे शुरुआती सदस्यों की तरफ, यानी शैवाल या एल्गी। शैवाल का नाम सुनते ही दिमाग में बस वो तालाब के ऊपर तैरती हुई हरी काई आती है। अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो शैवाल हमारे पूरे इकोसिस्टम के, कह सकते हैं, सुपर हीरो हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। पृथ्वी पर मौजूद आधी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के जरिए सोखने का काम यही शैवाल करते हैं। और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। और मजे की बात देखिए कि इनका शरीर बहुत ही साधारण होता है। विज्ञान की भाषा में इसे थैलॉइड कहते हैं। थैलॉइड। छात्रों के लिए इसे ऐसे समझना आसान होगा कि शैवाल के पास न तो असली जड़ें होती हैं, न तना और न ही पत्तियां। वे बस कोशिकाओं का एक समूह होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। और चूंकि वे पानी में ही रहते हैं, तो उन्हें पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। इसलिए उन्हें लंबी जड़ों या मजबूत तनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनकी उपयोगिता भी बहुत ज्यादा है। हमारी अध्ययन सामग्री में इनके आर्थिक महत्व पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे समुद्री शैवाल का भोजन के रूप में उपयोग। पोर्फायरा, लैमिनेरिया और सरगासम,
और एक बहुत ही खास पदार्थ है अगर। जो लाल शैवाल से निकाला जाता है। ये वही अगर है जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए और आइसक्रीम या जेली बनाने में इस्तेमाल होता है। ये MCQ में बार बार पूछा जाता है। परीक्षाओं में एक और चीज बहुत आती है, शैवाल के प्रकार। पिगमेंट यानी उनके रंग के आधार पर शैवाल को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार जुगाड़ है। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरो शब्द सीधे क्लोरोफिल से जुड़ता है जो हरा होता है। तो ये हो गया हरा शैवाल। हाँ, इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। वॉल्वॉक्स जो एक कॉलोनियल शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा वर्ग है फियोफाइसी यानी भूरा शैवाल। इसमें क्या खास होता है? इसमें क्लोरोफिल ए और सी के साथ एक बहुत ही खास पिगमेंट होता है, फ्यूकोक्सैंथिन। यही वो पिगमेंट है जो हरे रंग को दबाकर शैवाल को उसका भूरा रंग देता है। और मैंने पढ़ा है कि भूरे शैवाल अक्सर समुद्र में तेज लहरों का सामना करते हैं, इसलिए विकास ने उन्हें एक खास तरह का एंकर दे दिया है, जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। बिल्कुल होल्ड फास्ट। इसी की मदद से वे चट्टानों से मजबूती से चिपके रहते हैं। केल्प इसका एक बहुत विशाल उदाहरण है। और तीसरा वर्ग है रोडोफाइसी। यहां भी नाम में ही क्लू छिपा है। रोडो शब्द सुनने में रेड जैसा लगता है, तो ये है लाल शैवाल। सही पकड़ा आपने। इसमें क्लोरोफिल ए और डी के अलावा फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है, और पॉलीसिफोनिया इसका एक आम उदाहरण है। ये नाम और रंगों का कनेक्शन परीक्षाओं में बहुत समय बचाता है। अब शैवाल से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीता, पानी में जगह कम होने लगी और कुछ पौधों ने जमीन की तरफ रुख किया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारी अध्ययन सामग्री में एक समूह को पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है। हाँ, ब्रायोफाइट्स। उभयचर यानी जो पानी और जमीन दोनों जगह रहें। अब मेंढक तो उभयचर है, लेकिन पौधों में ये खिताब ब्रायोफाइट्स को क्यों मिला? ये विकास की कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। देखिए, ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर रहने का फैसला तो कर लिया। वे नम और छायादार मिट्टी में उगने लगे, लेकिन उनका प्रजनन तंत्र अभी भी पानी पर निर्भर था। बिल्कुल। ब्रायोफाइट्स को अपने निषेचन के लिए आज भी पानी की सख्त जरूरत होती है। नर युग्मक को मादा युग्मक तक तैर कर ही जाना पड़ता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप नया घर तो ले लें, लेकिन रसोई के लिए अभी भी पुराने घर पर ही निर्भर रहें। एकदम सही। और अगर हम इनके शरीर की बनावट देखें तो ये शैवाल से थोड़े ही बेहतर होते हैं। इनका मुख्य शरीर अगुणित या हैप्लॉइड ही होता है, और असली जड़ों की जगह इनमें राइजॉइड्स होते हैं। जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, वे बस इन्हें जमीन से बांध कर रखती हैं। असली जड़ों की तरह गहराई से पानी नहीं खींचती। और इसी साधारण सी बनावट के बावजूद इकोलॉजी में इनका योगदान बहुत बड़ा है। कल्पना कीजिए एक एकदम नंगी बंजर चट्टान की। वहां कोई बड़ा पेड़ नहीं उग सकता। ब्रायोफाइट्स, खासकर मॉस, लाइकेन के साथ मिलकर उस नंगी चट्टान पर सबसे पहले उगते हैं। वे चट्टान को तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसे पौधों का अनुक्रमण कहते हैं। सही कहा। अगर ये छोटे ब्रायोफाइट्स ना हो तो बंजर जमीन पर कभी जंगल बन ही नहीं सकते। हमारे अध्ययन सामग्री में लिवरवर्ट्स और मॉस के उदाहरणों पर बहुत जोर दिया गया है। मार्केंशिया एक लिवरवर्ट है। हाँ। और मॉस के जीवन चक्र में 2 मुख्य चरण होते हैं। हाँ, पहला प्रोटोनीमा चरण, जो जमीन पर रेंगता हुआ हरे धागे जैसा होता है, और दूसरा पत्तेदार चरण, जो थोड़ा सीधा खड़ा होता है। और इनके प्रजनन के तरीके में जो नर यौन अंग होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं। ये पानी में अपने एंथ्रोजॉइड्स छोड़ देता है, जो तैरते हुए मादा अंग आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर अंडा होता है। वहां निषेचन पूरा होता है। अब विकास के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ब्रायोफाइट्स के बाद जमीन पर राज करने आए टेरिडोफाइट्स। हाँ, और मेरे हिसाब से ये पौधों के विकास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। ऐसा क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे स्थलीय पौधे थे जिन्होंने प्लम्बिंग सिस्टम का आविष्कार किया। अच्छा, आप संवहनी ऊतक की बात करें? हाँ, जाइलम और फ्लोएम। ब्रायोफाइट्स के पास पानी को ऊपर खींचने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो छोटे रहे। लेकिन टेरिडोफाइट्स ने संवहनी ऊतक विकसित किए, जिससे वे पानी और भोजन को पूरे पौधे तक पहुंचा सके। इसी वजह से इनमें पहली बार असली जड़, असली तना और असली पत्तियां देखने को मिली। पानी की सप्लाई लाइन ने पौधों को थोड़ा ऊंचा उठने की आजादी दी। इनमें मुख्य रूप से फर्न्स और हॉर्सटेल शामिल हैं। इक्विसेटम एक प्रसिद्ध हॉर्सटेल है। और टेरिडोफाइट्स की पत्तियों की बात करें तो कुछ में बहुत छोटी पत्तियां होती हैं, जिन्हें माइक्रोफिल कहते हैं। और ये सजावट के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं।
और मिट्टी को बांधने का भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो टेरिडोफाइट्स ने जमीन पर जीवन तो आसान कर लिया, लेकिन उनके बीजाणु अभी भी नंगे ही गिरते थे। तो विकास का अगला कदम था बीजों का निर्माण। और यही एंट्री होती है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो यानी नग्न और स्पर्म यानी बीज। मजाक में कहें तो ये वो पौधे हैं जिन्होंने बीजों के लिए कपड़े पहनना नहीं सीखा था। बहुत खूब। इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, बिल्कुल खुले होते हैं। निषेचन से पहले और बाद में भी इनके ओव्यूल खुले ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म की एक और बहुत बड़ी सफलता ये थी कि इन्होंने प्रजनन के लिए पानी पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दी। अब इनके परागकण हवा के झोंकों के साथ उड़कर मादा अंग तक पहुंचने लगे। इसके उदाहरणों में पाइन और साइकस बहुत प्रमुख हैं। साइकस के बारे में एक बात जो एमसीक्यू का सदाबहार सवाल है, वो है इनकी प्रवाल मूल। हाँ, कोरोलॉइड रूट्स, जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर काम करती हैं। और अंततः आया पौधों के विकास का सबसे शानदार चरण, एंजियोस्पर्म, यानी फूल वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म की कमी को एंजियोस्पर्म ने पूरा किया। इन्होंने अपने बीजों को फलों के अंदर सुरक्षित किया। और यही एंजियोस्पर्म आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। हमारा भोजन, जानवरों का चारा, दवाएं, सब इन्हीं से मिलता है। इन्हें मोनोकॉट और डाइकॉट में बांटा गया है। बिल्कुल। तो ये था विकास का सफर। लेकिन अब हमें अध्ययन सामग्री के उस हिस्से पर आना होगा जो छात्रों को अक्सर उलझा देता है। प्लॉइडी और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। जी, इसे रटने की कोशिश में विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। हम इसे रटेंगे नहीं बल्कि लॉजिक से डिकोड करेंगे। प्लॉइडी का सीधा सा मतलब है कोशिका के अंदर क्रोमोसोम के कितने सेट हैं। इसे एक रेसिपी बुक के उदाहरण से समझते हैं। अगुणित या हैप्लॉइड का मतलब है कि आपके पास आधी रेसिपी बुक है। द्विगुणित या डिप्लॉइड का मतलब है पूरी किताब जिसमें आधी जानकारी पिता से और आधी माता से आई है। और त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड का मतलब है कि आपके पास रेसिपी की 3 कॉपियां हैं। ये रेसिपी बुक का उदाहरण बहुत सटीक है। तो चलिए नोट्स में दी गई सूची पर लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले अगुणित, मॉस का प्रोटोनिमल सेल, फर्न का प्रोथैलिस सेल, मार्केंशिया का जेम्मा सेल और लिवरवर्ट का ओवम। ये सभी अगुणित होते हैं। लॉजिक ये है कि ये सभी मुख्य गैमीटोफाइट शरीर का हिस्सा हैं जिनका काम ही आगे चलकर युग्मक बनाना है। अब द्विगुणित की बारी। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो एक एन और एक एन मिलकर 2 एन ही बनेंगे। इसीलिए फर्न का जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है। मोनोकॉट का मेरिस्टेम सेल भी द्विगुणित होता है क्योंकि वो पौधे के मुख्य शरीर का हिस्सा है जो वृद्धि कर रहा है। और अब सबसे ट्रिकी सवाल, त्रिगुणित का उदाहरण। डाइकॉट का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस त्रिगुणित होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है। एक नर युग्मक 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है तो N प्लस N प्लस N मिलकर 3N बन जाते हैं। और ये एंडोस्पर्म बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है। देखा, लॉजिक से कुछ भी रटना नहीं पड़ता। एक और सवाल है कि मियोसिस ठीक कहाँ होता है? मियोसिस वो प्रक्रिया है जहां क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इसे भी एक पैटर्न से समझ सकते हैं। मियोसिस हमेशा तब होता है जब पौधे को स्पोर बनाने होते हैं। लिवरवर्ट्स और मॉस में? कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं, इन्हीं में मियोसिस होता है। और फर्न में? फर्न में पत्तियों के पीछे स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है। और उन्नत पौधों की बात करें तो? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नर भाग के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिससे परागकण बनते हैं, और मादा भाग के लिए ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। तो कुल मिलाकर मियोसिस हमेशा मदर सेल के अंदर ही होता है ताकि अगली पीढ़ी के लिए अगुणित कोशिकाएं तैयार की जा सकें। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि हमने पौधों के विकास के शानदार सफर को समझा। कैसे सरल जलीय शैवाल से लेकर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म ने पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज हमने जाना कि शैवाल हमारी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं और ब्रायोफाइट्स नंगी चट्टानों पर मिट्टी बनाकर जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम हमेशा बड़े जंगलों को बचाने की बात करते हैं। हाँ। क्या होगा अगर विकास के क्रम में पीछे छूट गए ये साधारण दिखने वाले छोटे शैवाल और ब्रायोफाइट्स आज अचानक हमारी पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो जाएं? ये तो बहुत भयानक स्थिति होगी। क्या ऑक्सीजन और मिट्टी के बिना हमारे आसपास दिखने वाले ये विशाल पेड़ और हमारा पूरा इकोसिस्टम जीवित रह पाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर विज्ञान के हर विद्यार्थी को सोचना चाहिए।
ये सचमुच सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। बड़ी चीजों का वजूद अक्सर छोटी और अनदेखी चीजों पर टिका होता है। बिल्कुल। हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से सुनने वाले सभी विद्यार्थियों को प्लांट किंगडम को एक नए और लॉजिकल नजरिए से समझने में मदद मिली होगी और रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सभी छात्रों को उनकी आगामी परीक्षाओं, चाहे वो नीट हो, बोर्ड्स हों या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि सभी विद्यार्थी इसी तरह तार्किक सोच के साथ अपना अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।